हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन केम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने केमिकल रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग, माफ कीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के रिगार्डिंग कुछ मेथड पढ़ ली थी। रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है और जो लोअर रिएक्टिव मेटल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। आज के लेक्चर में हायर रिएक्टिव मेटल के लिए बात करते हैं और जो आखिरी जो हमारा टॉपिक बचा था जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, चलिए टाइटल लगाइए। सबसे पहले तो फॉर हायर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल, फॉर हायर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल। हायर रिएक्टिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, समझिए। हायर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल के लिए जब भी कभी हमारे पास कोई ऐसा मेटल होगा, जैसे कि हमारे पास टॉप पे जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, या तो हमारे पास मैग्नीशियम है या एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो वैसे मेटल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो हमें उसको पाउडरिंग करना पड़ेगा। क्लियर है? पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले तो पाउडरिंग ऑफ, और रेडी, सबसे पहले चीज तो हम हर वक्त वही करते हैं। पाउडरिंग होने के बाद अब यहाँ पे देखिए दिक्कत आती है। जैसे मेरे पास लोअर रिएक्टिव मेटल थी या तो मीडियम रिएक्टिव मेटल थी, उसके अंदर मेरे पास अलग अलग पार्टीशन थे। वो पार्टीशन के अंदर मीडियम रिएक्टिव के अंदर मैंने देखा था या हायर रिएक्टिव के अंदर मैंने देखा था कि एक पॉइंट आता है रिडक्शन। याद करो क्या था। यहाँ पे थोड़ा मैं उसको एलिब्रेट करता हूँ। पाउडरिंग किया था, पाउडरिंग करने के बाद सल्फाइड या तो कार्बोनेट वाली और थी, तो सल्फाइड या कार्बोनेट वाली और में से मैं ऑक्साइड वाले मेथड की ओर गया था। जैसे यहाँ पे रोस्टिंग किया था, यहाँ पे कैल्सिनेशन किया था। ऑक्साइड में से फिर मैं कहां पे, मेरी मेटल की ओर गया था विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। क्लियर है? तो ये चीज याद करो, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन की मदद से मैं ऑक्साइड में से मेरी मेटल की ओर गया था। वहां पे जो रिडक्शन हो रहा था वो रिडक्शन हो रहा था केमिकल रिडक्शन। कौन सा हो रहा था? केमिकल रिडक्शन। यानी कि एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मेरे पास जिंक है, समझो, जैसे कि मेरे पास जिंक था, जिंक का ऑक्साइड था, तो उसके साथ मैंने कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रोसेस करवाई थी। क्या करवाया था? कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे, क्या, कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की मैंने प्रोसेस करवाई थी। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया था, जिंक मुझे अलग मिल गया था, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया था। सिंपल। अब इसके अंदर ये जो मेरी मेटल है वो मेटल अलग हो गई थी, ठीक है, अलग हो गई थी मेटल। और वो मेटल जो है उसके अंदर एक चीज का आपको ख्याल रखना है, क्या, कि यहाँ पे जो मेटल अलग हुई है वो मेटल, उसको मुझे क्या करना पड़ा था, उसको मुझे प्योर करना पड़ा था। क्या? और वो प्योर करने की मेथड हालांकि हम फिलहाल नहीं पढ़े, बट उसको प्योर करने की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे ये चीज में थोड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? मेरे पास ऑक्साइड वाला फॉर्म है, क्या, मेरे पास ऑक्साइड वाला फॉर्म है, उसको मैं जैसे ही कार्बन के साथ प्रोसेस करवाऊंगा तो ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो जाता है। बट फॉर हायर रिएक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल मेरे पास एल्यूमिनियम है तो उसका ऑक्साइड होगा भाई मेरे पास Al2O3, या तो ऑक्साइड के अलावा यहाँ पे क्लोराइड फॉर्म भी हो सकता है। जैसे कि भाई मेरे पास सोडियम का क्लोराइड है, मेरे पास मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मेरे पास मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम का क्लोराइड है, मेरे पास पोटेशियम का इवन ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड या क्लोराइड को भी ले सकते हो। तो मैं इनका अगर मैं क्या करवाता हूं, इनका मैं नॉर्मल यानी कि केमिकल रिडक्शन करवाता हूं। केमिकल रिडक्शन मतलब क्या? इनकी प्रोसेस किसी भी प्रकार के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या, कार्बन या तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि किसी भी प्रकार के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से प्रोसेस करवाता हूं तो क्या होता है, ये जो है इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देता है। ठीक है? सो ये जो नॉर्मल जब मेरे पास कार्बन था, माफ कीजिए, जब मेरे पास एलिमेंट था जो कि मीडियम रिएक्टिव या तो लो रिएक्टिव था, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकता था क्योंकि इनके बीच के अंदर इतना बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता। बट जिंक और ऑक्सीजन के बीच का, यहाँ पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन
बीच का जो बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रांग रहता है कि उनको तोड़ना उतना ज्यादा इजी रहता नहीं है। ये कार्बन के पास उतनी ताकत नहीं होती कि इसको यहाँ पे खींच के ले जा सके, मतलब कि यहाँ पे हमें मेटल हायर रिएक्टिव मेटल की लिए मिलेगी नहीं, तो हमें उसके लिए कुछ और चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब के अंदर ऐसा होता है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर NaCl का करके दिया हुआ है, NaCl को किस तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे, बराबर। सो इन शॉर्ट नॉर्मल केमिकल रिडक्शन से हम हायर रिएक्टिव एलिमेंट के लिए एक्सट्रैक्शन यानी कि रिडक्शन करवा सकते नहीं है। सो उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। क्या करवाना पड़ेगा मुझे? इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, यानी कि आप उसको दूसरा कह सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, यानी कि हमें एनोड लेना पड़ेगा, कैथोड लेना पड़ेगा, बराबर। वो पूरी प्रोसेस हमें करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें अपनी मेटल मिलेगी। ठीक है, एक्चुअल में जो पुराना सिलेबस था वो पुराने सिलेबस के अंदर गुजरात बोर्ड का जो सिलेबस था उसके अंदर बहुत डीप में ये चीज दी हुई थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन किस तरीके से होता है, बीकर के अंदर क्या क्या रखना पड़ता है, कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, एनोड कैथोड क्या होता है, बैटरी के टर्मिनल के साथ उसको कैसे जोड़ना है, ये सारी बातें उसके अंदर थी। बट यहाँ पे बहुत नॉर्मली दिया हुआ है, तो हम उस लेवल से सीखते हैं। मैं आपको डीप में भी समझाऊंगा, मैं आपको AITO3 का एग्जाम्पल भी सिखाऊंगा। आपको सबसे पहले क्या समझना है कि भाई मुझे जैसे कि NaCl आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसकी बात करते हैं। भाई मेरे पास हाई रिएक्टिव मेटल के फॉर्म में NaCl का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब कि माफ कीजिए कंपाउंड है, मेरे पास रॉक सॉल्ट है, उसमें से मुझे सोडियम मेटल को अलग करना है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई? मुझे बीकर लेना पड़ेगा। उस बीकर के अंदर जैसे कि भाई मेरे पास ये बीकर है, आपकी एनसीईआरटी में बीकर नहीं दिया हुआ लेकिन सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि भाई मेरे पास क्या है कि ये बीकर है, इस बीकर के अंदर मेरे पास NaCl है, समझ रहे? तो मैं एक एनोड लूंगा, उसके अंदर एनोड मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रोड, एक मेटल का सलिया, बराबर। वो चाहे इनर्ट भी हो सकता है यानी कि नॉन रिएक्टिव भी हो सकता है और रिएक्टिव भी हो सकता है, बराबर। एक मैं एनोड लूंगा और एक मैं कैथोड लूंगा, बराबर। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को पहले समझ लो क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मतलब क्या? किसी भी बीकर के अंदर कोई फिक्स्ड प्रकार के मेटल के रोड को डाल के उसके अंदर कोई सॉल्यूशन भर के, बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन भर के इस इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट करके स्विच को ऑन जैसे ही आप करते हो वैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड चालू होता है और एनोड टू कैथोड यहाँ सॉल्यूशन में आयन होते हैं वो फ्लो होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, वो यहाँ पे कनेक्ट होगी पूरी बैटरी जो होती है, पूरा सॉरी ये जो हमारे पास सेल जो होता है वो पूरा काम करता है। ये जो पूरी प्रोसेस है उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये एक प्रकार की बैटरी है, आपके मोबाइल की बैटरी, नॉवेलो का सेल जो भी आप यूज करते हो ना, पेंसिल सेल रिमोट में यूज करते हो वो, बराबर। ये वही है और कुछ नहीं, बराबर। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यहाँ से आप करंट पास करते हो, यहाँ से सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन में से यहाँ आता है, यहाँ से वो पूरा जो है टर्मिनल क्लोज होता है, बराबर। अब इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस सॉल्यूशन को जो अंदर भरा गया उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट या तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट या तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये जो दोनों मैंने रोड लिए हुए हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड रेडी। उसके साथ फिर बैटरी को बाहर से यानी कि टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस। अब समझ में आ गया इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा भाई मुझे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा भाई? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाऊंगा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाने के लिए मुझे कौन सा मेरे पास, पहले तो हम सॉल्यूशन भर देते हैं। एक और बात इसको लेके बहुत सारी चीजें जो पूछी जाती है वो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होने के लिए नेसेसिटी है कि आप जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो यानी कि जो सॉल्यूशन ले रहे हो वो या तो एक्वियस स्टेट में हो
या तो मोल्टन स्टेट में हो, या तो वो पिघला हुआ होना चाहिए या तो पानी वाला होना चाहिए, मतलब कि लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे हमें NaCl को पहले तो बहुत ही हाई डिग्री पे गर्म करना पड़ेगा, उसको मोल्टन स्टेट में लाना पड़ेगा, क्लियर ना, क्योंकि आयंस कहाँ पे फॉर्म होते हैं और कहाँ पे फ्लो होते हैं, तो लिक्विड यानी एक्वियस सॉल्यूशन में, सिंपल। सो फिर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा, बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, बैटरी की साइन आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, क्लियर। उसके बाद स्विच आ जाएंगी, जैसे ही मैं स्विच चालू करूंगा पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, समझना बच्चों क्या होगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो दो इलेक्ट्रोड मैंने लिए हैं वो इलेक्ट्रोड के अंदर पॉजिटिव साइड के साथ मैंने जो इलेक्ट्रोड को जोड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उसको मैं एनोड नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? एनोड। फिलहाल के लिए आप उसको एनोड याद रखेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। और नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव साइड, नेगेटिव के साथ जिसको जोड़ा गया है उसको मैं क्या नाम दूंगा? कैथोड। क्या नाम दूंगा? कैथोड, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो जोड़ा वो कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो मैंने ले लिया, क्या? NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन ले लिया या तो मोल्टन ले लिया। मोल्टन लो ज्यादा बेटर रहेगा, चलिए मोल्टन ले लिया। NaCl का मैंने कौन सा फॉर्म ले लिया? NaCl का मैंने मोल्टन फॉर्म ले लिया, पिघला हुआ NaCl, क्योंकि अब NaCl का मुझे फ्लो करवाना है। तो जैसे ही मैं बैटरी चालू करूंगा तो मुझे एनोड पे और कैथोड पे, क्या? एनोड पे और कैथोड पे कुछ प्रोसेस देखने को मिलेगी। जैसे एनोड खुद पॉजिटिव है, ये खुद नेगेटिव है, समझना प्रोसेस क्या होगी। मेरे पास NaCl है, समझना बच्चों, मेरे पास क्या है? मेरे पास NaCl है, और NaCl उसके अंदर अगर आप आयोनाइजेशन करते हो तो पॉजिटिव आयन होता है Na+ और नेगेटिव आयन होता है Cl- हो, तो आप लोग बखूबी जानते हो, बराबर। तो मैं अगर Na+ और Cl- को डिस्टिंग्विश करूं, मतलब कि अलग अलग डिवाइड करूं, तो आप लोग एक चीज तो जानते हो, क्या? आप लोग एक चीज तो जानते ही हो, क्या? कि Na+ जो है, Na+ यानी कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहां पे अट्रैक्ट होगा? ऑलवेज नेगेटिव, वो तो आप जानते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो पॉजिटिव टू कहां पे रहता है? नेगेटिव पे। सेम नेगेटिव और पॉजिटिव पे, यानी कि ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे मैक्सिमम अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से उनके बीच में क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो अपोजिट चार्ज से रहेगा, मतलब कि पॉजिटिव के टुवर्ड्स कौन आएगा? नेगेटिव यानी Cl-, और नेगेटिव के टुवर्ड्स कौन आएगा? पॉजिटिव यानी कि Na+। समझ में आई बात? समझ में आई ना बात? पॉजिटिव नेगेटिव का किस तरीके से है बैलेंसिंग, ऐसा ही आगे करना है। चलिए, क्लोरीन है, चलो ये तो सॉल्यूशन में है ना, सॉल्यूशन में NaCl भरा था तो दो उसके आयन निकल जाएंगे, एक Na+ और Cl-, क्योंकि आप किसी भी कंपाउंड के अंदर पानी डालते हो तो आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अलग हो जाता है, सिंपल। सो इसके अंदर क्या होगा? Na+ Cl- अलग हो गए, तो Cl- जो है वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स, Na+ नेगेटिव के टुवर्ड्स, यानी अभी तो ये सॉल्यूशन में पड़े हैं। अब जो ये Cl- है नेगेटिव, वो किसके टुवर्ड्स जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा, और ये पॉजिटिव कहां पे जाएगा? नेगेटिव पे जाएगा, यानी कि Cl में से क्या मिलेगा मुझे? क्लोरीन गैस, और सोडियम में से क्या मिलेगा मुझे? Na, मतलब कि वेरी मेटल। अब समझो, नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन Cl-, कोई भी Cl की कंफिगरेशन क्या होती थी? 9th में याद करो, 287। अब वो नेगेटिव आयन कब बनाता है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। आपको याद रखवाया था गुड नाइट, जो गेन करता है वो नेगेटिव होता है, जो गेन करता है वो नेगेटिव होता है, मतलब Cl- नेगेटिव है, मतलब उसने गेन किया होगा। तो Cl की कंफिगरेशन 287 है, तो Cl- की क्या होगी? 28, समझना, 288 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया है। क्लोरीन की तो क्या है? 287, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? गेन किया है। तो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन मुझे इस तरफ दिखाना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, सामने की साइड क्लोरीन है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन, समझना, एक माफ कीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की कंफिगरेशन है 288, या फिर से एक बार समझाता हूं, क्लोरीन की कंफिगरेशन है 288, Cl की कंफिगरेशन है 287, नंबर 17। इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन, ये Cl- था, वहां से वो Cl बना,
यानी कि 288 था, समझना 288 था, Cl माइनस मेरे पास पहले से कंपाउंड के अंदर मौजूद है, यानी कि डाइक्लोरीन गैस मुझे सामने की साइड मिल गया, पहले वो समझ लो। यहाँ पे कंपाउंड के अंदर मेरे पास Na+ मौजूद है, उसमें से मुझे क्या मिल गया भाई, सोडियम मुझे मिल गया, सोडियम मिल गया ना, रेडी समझना। अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखो 281 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 28, रेडी। ये कैथोड है, कैथोड के टुवर्ड यहाँ पे कौन आया, नेगेटिव के टुवर्ड्स पॉजिटिव, यानी कि Na, यहाँ पे Cl, क्लियर ना, नॉर्मल है। सो यहाँ पे 28 है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, बाहर से आया, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। चलो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, सेम थिंग यहाँ पे 288 है, 288 तो एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे आएगा यहाँ पे, क्लियर, समझ में आई बात। अब क्लोरीन कितने हैं, 2, तो यहाँ आयन भी कितने होने चाहिए, 2, तो 2 क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए यहाँ पे, 2, तो बैलेंस कर देते हैं उसको, नॉर्मली सिर्फ बैलेंस किया है, बराबर। यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू हमें क्या पता चला कि मेरे एनोड पे मुझे क्या मिला, डाइक्लोरीन गैस, और मेरे कैथोड पे मुझे मेरी मेटल मिल गई, सोडियम, मेटल मिल गई ना, सोडियम। मुझे क्या चाहिए था, मुझे मेरी मेटल चाहिए थी भाई, हायर इलेक्ट्रोड, हायर रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मेरे पास जो भी मेटल मेरे पास है, उस मेटल में से मुझे क्या चाहिए, उस कंपाउंड में से मुझे क्या चाहिए, मेरी मेटल चाहिए। तो नॉर्मल प्रोसेस तो हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, नॉर्मल प्रोसेस की जगह पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करवा दिया, यानी कि एनोड कैथोड वाली प्रोसेस करवा दी, तो सिंपली हो गया, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद और डिटेल में समझाता हूं, लिख लीजिए। सो बच्चों देखो ये समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार और समझाता हूं, किसी चीज को दूसरी बार समझा रहा हूं, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। भाई मेरे पास NaCl था, हायर रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है, तो नॉर्मली प्रोसेस नहीं होगी, मुझे करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए मुझे एनोड लेना पड़ेगा, कैथोड लेना पड़ेगा, और पूरी प्रोसेस करवानी पड़ेगी। तो भाई मैं क्या करूंगा, बीकर ले लूंगा, बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोड डाल दिए, बीकर के अंदर क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोड के अंदर फिर मैंने सॉल्यूशन मतलब ऐसा भर दिया, टोटल मोल्टन NaCl भर दिया, क्लियर ना, पिघला हुआ मैंने क्या भर दिया, पिघला हुआ NaCl भर दिया, मोल्टन NaCl। अब इसको मैंने जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाले ऑलवेज एनोड, नेगेटिव वाले ऑलवेज कैथोड, नेगेटिव वाले ऑलवेज कैथोड। तो जैसे ही मैंने बैटरी चालू की, मुझे एनोड और कैथोड पे कुछ रिएक्शन दिखा, जैसे ही मैंने चालू किया भाई, मुझे एनोड पे और कैथोड पे, यानी कि पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे मुझे क्या हुआ, कोई रिएक्शन दिखा, एनोड पे भी दिखा, कैथोड पे भी दिखा। एनोड पे क्या दिखा, एनोड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मेरे पास Na+Cl- में से पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव वाला Cl-। यहाँ पे तो Na+, क्योंकि नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव। सोडियम में से मुझे मेरी मेटल मिली, क्लोरीन में से मुझे डाइक्लोरीन गैस मिला। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखो, डाइक्लोरीन है 28, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इक्वेशन लिखनी, सिखाने के लिए लिखवा रहा हूं, 287। यहाँ पे तो ऑलरेडी 288 हो चुके हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ बैलेंस करना पड़ेगा, बट इधर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन आएंगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़े। सेम सोडियम 28, सोडियम सॉरी आयन, सोडियम 281, 1 कहां से आया भाई, ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर ऐड हुआ होगा तभी आया होगा, मतलब कि ये दोनों रिएक्शन इनडायरेक्टली मुझे मेरा क्या दे रहे हैं, मेरी मुझे मेटल दे रहे हैं। सिंपल, समझ में आई बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको सिर्फ मैं होमवर्क के अंदर दे रहा हूं, आप लोग Al2O3 ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाने ही वाला हूं कि Al2O3 वो भी हायर रिएक्टिव मेटल है, आपकी टेक्स्ट बुक में हालांकि नहीं है बट पूछा जा सकता है। Al2O3 उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो किस तरीके के रिएक्शन मिलते हैं और मेटल कहां पे किस तरीके से कितनी मिलती है, ठीक है। इसका डिस्कशन हम करेंगे अगले लेक्चर में बच्चों। तब तक ये चीज अच्छी तरीके से पढ़ लो, इवन एनसीईआरटी में जो दिया है वो भी अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।